हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है नशा। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में मानव मूल्यों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। वर्तमान में धन वैभव की चमक दमक में लोग मानव मूल्यों को खोते जा रहे हैं, जो सही नहीं है। हमें प्रत्येक परिस्थिति में मानव मूल्यों का पालन करना चाहिए। प्रेमचंद जी ने कहा है कि केवल खाने और सोने का नाम ही जीवन नहीं है। जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने का, लगन का। तो चलिए शुरू करें। ईश्वरीय एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क जो लेखन का काम करते हैं, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी, यानी आपस में बहस करते रहते थे। मैं जमींदारों की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेने पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील ना थी। यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, लचर दलीलें थी। किसी मनुष्य या नैतिक नियम से इस व्यवसाय का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। औचित्य यानी कि इसकी सच्चाई सिद्ध करना। मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद उसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात ना करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, उसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकरों ने बिस्तर लगाने में ज़रा भी देर की, दूध ज़रूरत से ज़्यादा भी गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं थी। पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द यानी प्रेम पूर्वक, सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं, सिद्धांत का अर्थ होता है नियम कानून, सिद्धांत पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। प्रकृति यानी स्वभाव से। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर ना जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए ना थे और मैं घर वालों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। जानता हूं वह मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राज़ी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और जरीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर ज़मींदारी की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वे लोग तो असमानियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असमानियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। असमानी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और असमानी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों का कहीं पता न लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मुआवले को मेरे विवेक यानी मेरी बुद्धि पर, मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र ना किया था। अब सेकंड क्लास में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यानी कि अच्छा भाग्य।
गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारकी खानसामों को यह पहचानने में देर ना लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन है। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी यानी उनके कारनामे, गलत काम, उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब में थे। शायद मेरे पिताजी को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम इकरार से मिल जाते हों। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी थी। फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद ना मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामे ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज़ इनाम दिया करो तो इससे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएंगे। तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली। डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी और एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, विचित्र यानी कि एक अजीब सी। जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई, लज्जा यानी शर्म। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे। 5 बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। लगेज यानी हमारा सामान, इनका सामान उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम रहक। दोनों ने मेरी और अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूँ। नहीं, कब का लखनऊ चलाया होता। अब की मैं इन्हें घसीट लाया है। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिया। आखिर तार तो अर्जेंट था, उसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी, पर यहाँ से उसका जवाब भी इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़ रहे थे। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप सादे लिबास में रहते हैं। लिबास यानी पहनावा। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा और पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूँ कहो कि राजा हैं। 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अभी अनाथालय से पकड़ कर लाए हैं। राम रहक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया। समर्थन यानी हाँ, हाँ में सिर हिलाया। आपने महाराज चांगरी को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाड़े की मिजाई और चमरोदा जूता पहने बाजार में घुमा करते हैं। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्होंने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर ना जाने क्या बात थी कि यह सफ़ेद झूठ उस समय मुझे हास्यप्रद ना जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मन से उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं सहमसवार नहीं था। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ था। यहाँ देखा तो कलारास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बूटियाँ काँप रही थी। कभी घुड़सवारी की ही नहीं थी जनाब ने।
मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दी, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत तो यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, अन्यथा शायद मैं हाथ पांव तुड़वाकर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया कि यह कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था, इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ ना पूछी। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा, मुनाफा यानी कि फायदा, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल भी अफसर समझने लगे। कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ, एकांत यानी अकेले में एकांत हुआ, तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टियों पलीत क्यों कर रहे हो? ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान से कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबाओ। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पैर दबाए हो। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुट्ठरमदी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था। परिहास यानी मजाक उड़ाना। और मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छोड़ते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। होटल में जूते पहने मेज पर जा टटते थे। यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पाँव धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिए। करार ने मेरे पाँव भी धोए। मेरा विचार ना जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहाँ देहात में खूब एकाग्र होकर पड़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट गया था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे थे, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार कर रहे थे, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे थे, कहीं शतरंज पर जमे थे। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनाते। नौकरों का एक जत्था यानी ग्रुप, नौकरों का एक जत्था हमेशा घिरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल जबान हिला देना काफ़ी था। नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटते तो आदमी पंखा झलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर ना हो पाए। कहीं कुंवर साहब का सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था। नाजुक दिमाग बन गया था या बनने पर मजबूर किया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। महानता यानी कि उनकी महान आत्मा में। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माँ से बातचीत करने में कुछ देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध ना रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने फिर याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। व्यवहार यानी बर्ताव। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप ना जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सलाई भी वहीं थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता। फिर कुंवर साहब कैसे जलाए? झुंझला रहा था। समाचार पत्र रखा हुआ था। जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नरादर यानी लैंप नहीं जल रहा था। देवयोग से उसी समय मुंशी रियाजत अली आ निकले। उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं है? लैंप जला लो।
मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरा यहाँ घंटे भर निर्वाह ना हो। निर्वाह यानी कि यहाँ पर रहना मुश्किल। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। संकोच यानी झिझक। एक दिन मुझे अकेले देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना। लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार ना रहेंगे। मैंने शाम जमाई। जमींदारों के रहने की ज़रूरत ही क्या है? ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारी की ज़मीनें छीन ली जाएंगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी ज़मीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हैं, जो ही स्वराज हुआ अपने सारे इलाके असामियों के नाम हिसाब कर देंगे। मैं कुर्सी पर पाँव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पाँव दबाने लगा। फिर बोला, आजकल ज़मींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी ज़मीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है। अख्तियार यानी मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटा ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूँगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी, अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने को तैयार हो गया। छुट्टियां इस तरह समाप्त हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन पर आया। मैंने भी अपना पासपोर्ट खूब सफाई से खीला और अपने कुबेरोचिता विनय और देवत्व की मुहर अपने हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था प्रत्येक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ था। सामर्थ्य यानी हैसियत। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग सभी लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। यही आखिरी गाड़ी, किसी तरह रुकने नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल में तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने यानी कि ऐशो आराम, हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सुकड़ते हुए। पहलू बदलने की भी जगह ना थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे। वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा। छोटे बड़े सब बराबर। राज्य भी किसी पर अन्याय करेंगे तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देगा। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर भी डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था, कोलकाता जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह ना मिलती थी, पीठ पर बंधे हुए था। बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे धकेल दिया और 2 चमाटे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठते? कोई बड़ा आदमी होता तो अपने घर का होगा। मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं। खिड़की पर ज़रा सांस लेने खड़ा हुआ तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे हैं। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर में घुस पावत नहीं, ओपे इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट इन इंडियन यू आर बी, कैसे जाहिल हो वीर। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम हुआ। तो बच्चों, ये पाठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, जिसमें बताया गया है अमीरी गरीबी का हिसाब। हम जैसे हैं हमें उसी के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। बदलाव नियम नहीं है। बदलाव आपके विचारों में होना चाहिए, ना कि आपके रहन सहन पहनावे में।
उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।